हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन स्ट्रक्चर फाउंडेशन। आज का टॉपिक है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। देखेंगे कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकलता है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के जो साइजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका रेडियस कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि क्लोज पैकिंग सिस्टम क्या होती है, 1D 2D 3 डायमेंशंस जो क्लोज पैकिंग सिस्टम होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके बीच में जो वाइड्स होता है वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड, वो कैसे बनते हैं। और उसके अलावा हमने देखा था कि HCP और CCP कैसे बनते हैं। आइए कुछ रिवाइज कर लेते हैं, पीछे का कुछ वीडियो का जो टॉपिक था उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो हमने कल मतलब कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हमने सीखे थे, ये हमने सीखा था, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा था कि HCP एंड CCP क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टेट्राहेड्रल वाइड कब बनता है। टेट्राहेड्रल वाइड तब बनता है जब दो स्फीयर्स के बीच में इस तरह का एक तीसरा स्फीयर हो, तो उससे बनने वाले जो वाइड होता है उसके ऊपर एक चौथा वाइड आ जाता है, मतलब सॉरी चौथा स्फीयर आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनता है कि इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सेंटर को अगर मैं सभी से मिला दूं तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी चार हेड है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड इस तरह बनता है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा फेस सेंटर वाले में देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर जैसे कि एक पीछे की तरफ होता है, एक आगे की तरफ होता है अरेंजमेंट। तो इसको मैं अगर इस तरह से ज्वाइन कर दूं सभी को, ठीक है, एंड अगेन, तो आप देख सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ है और ये पॉइंट जो है आगे की तरफ है। तो इस तरह से आपको ये बीच में इसके सेंटर देखने को मिलेगा और ये वाइड आपको कहलाता है टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। आई होप कितना समझ में आया हो आपको। अब देखिए HCP और CCP क्या होता है। HCP बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बीच का स्फीयर लेते हैं और उसके नीचे का हमारे पास जो स्केल है उससे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास जो स्केल है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। इसके बीचों बीच से हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं सेंटर से। इसको मैं क्यों खींच रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके चारों तरफ भी हमने मतलब इसमें भी हमने स्फीयर ले लिया और इसको सेंटर से मिला दिया है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है कि इसको चारों तरफ से हमने इसके स्फीयर्स को हमने घेर रखा है। सिक्स हो गए, इसकी चारों तरफ भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैं इनके पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। इस तरह से इनके पॉइंट्स को मिला देता हूं, ठीक है। तो जब इनके पॉइंट्स को मिलाने पर जो इनके वर्टेक्स हैं इनको हम आपस में जब मिला देंगे इस तरह से, ठीक है, आप ध्यान दोगे तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बन के आता है। सभी को मिलाना होगा तो कुछ इस तरह से बन के आता है। तो इसके बीच में कुछ स्पेस और होते हैं, जो इनके गैप्स होते हैं उनके बीच में होता है, कुछ ऐसे होते हैं, तो उनको मिलाने पर ऐसे बनता है ये अरेंजमेंट। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको अगर हम और साफ सुथरा यहाँ बना लें समझाने के लिए आपको, कुछ इस तरह से बनता है बच्चों,
इस तरह से बनता है। और ये जो खाली जगह बची हुई है, ये आपको जो दिख रहा है, ये लाइन आगे की तरफ होती है, ये लाइन भी आगे की तरफ है, तो मैं इसके बीच में इधर बना लेता हूँ, इसके बीच में इधर बना लेता हूँ, और इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो ऐसे ही अरेंजमेंट बन के आता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है हमें देखने को मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। इस तरह का ये जो सिस्टम है ऐसे बनता है। अब हम बात करते हैं सीसीपी के बारे में, ठीक है। तो सीसीपी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी। तो सीसीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीसीपी के लिए हमें सेम चीजें देखनी पड़ेगी, बस यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ए टाइप का है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तब बनती है जब ये सिस्टम जो है, जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप का अरेंजमेंट बनता है, ए टाइप का अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। लेकिन जब सीसीपी बनता है तो वहां पर जो अरेंजमेंट है वो ए बी सी टाइप का बनता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, एक एक नंबर में जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमें सीसीपी बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। यहां पर करना क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको मैं अगर इसको हटा दूं, मैं यहां पर हटा दूं तो ये एक तो सेम रहेगा ही रहेगा, ये तो एक सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक और अरेंजमेंट आ जाता है जो कि इसका जस्ट उल्टा होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इसको ए नाम दोगे, ए टाइप का अरेंजमेंट, तो ये जो है इससे अलग है, तो ये बी टाइप का अरेंजमेंट, ये इससे भी अलग है, तो इससे सी टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो ऊपर वाला इससे रिसेंबल करता है, तो ऊपर फिर से अरेंजमेंट, फिर उसके ऊपर ये वाला फिर से आ जाता है, यानी कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, यानी कि बी टाइप का अरेंजमेंट, उसके ऊपर फिर से ये वाला अरेंजमेंट आ जाता है, और इसके बाद फिर से सी अरेंजमेंट। इस तरह से हमारे पास ए बी सी टाइप के अरेंजमेंट आते रहते हैं। आई होप कितना समझ में आया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और बहुत खास बात है, इसको पहले हटाते हैं, फिर वो बात, उस बात को हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा होता क्या है कि जो सीसीपी है वो एफसीसी के इक्विवेलेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान इसे इस तरह रखिएगा कि जब सीसीपी बनाएंगे तो काफी वो एफसीसी जैसा ही बनेगा, वो बहुत रिसेंबल करता है उससे वो इस तरह से बनेगा कि जैसे मैंने क्या कर रखा है, मैंने जैसे हमारे पास ये था, इसके चारों तरफ हमने 1 2 3 4 5 6 ये ले रखा है। वो अलग बात है कि हम ये आपस में जुड़े नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं इन सबको उठा के सिर्फ इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको ले रखा है, सिर्फ बीच वाले को। फिर हमने इसके ऊपर जो हमने सिस्टम में रखा था 1 2 और 3 इस तरह से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, और उसके वो बाद मैंने क्या कर रखा था, ठीक है ना, 1 2 और 3 इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे पीछे भी मैं इस तरह से अरेंजमेंट कर लेता हूँ, इसके बीच में इधर कर लेता हूँ। अब देखो होता क्या है कि होता क्या है आप समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक अरेंज करके समझाता हूं मैं आपको। 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 1 और यहाँ 2। अब होता क्या था कि हमने यहां तक सिर्फ यहां तक ले रखा था, पहले सिर्फ हमने यहां तक ले रखा था, सिर्फ ये दो ले रखा था। अभी हमने क्या कर रखा है, हमने एटम्स बढ़ा रखे हैं सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे ये और अरेंज हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा, मैंने इसको कम कर लिया, उसको बड़ा कर लिया है, तो इस तरह से अरेंजमेंट होता चला जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, ऐसे नीचे और भी बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके सीध में ये आएगा, इसके सीध में एक और एटम इसके ऊपर वाला जो हमने इसके पहले इधर बना रखे थे, ये वाले, तो ये बीच वाला भी आएगा ना, और नीचे वाला भी बीच वाला आएगा। तो इस तरह जब इस तरह का अरेंजमेंट सेट होता है आपके पास, ये सीसीपी में अरेंज होता है, ठीक है ना। ये आपको समझने के लिए ये फिगर बना के एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो जब इसको आप बनाओगे तो एफसीसी जैसा ही बनेगा, कुछ इस तरह बनता है।
इस तरह से बनता है। और यहाँ पर जो ये वाले हैं यहाँ से जाते हैं 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2, एक उधर, एक पीछे, एक आगे, इस तरह से सेट हो जाते हैं। तो ये काफी हद तक रिसेंबल करता है कुछ इसकी तरह से। अगर इधर विजिबल हो तो कुछ इस तरह से विजिबल होता है। जैसे देख सकते हैं, अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो ये ऐसे ही बन जाता है, ठीक है ना। जो CCP है वो FCC के इक्विवेलेंट होता है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। बस इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। हम बात करते हैं सीधा पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ। हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है, पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, पहले समझ लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? पैकिंग फ्रैक्शन बताता है कि जो भी यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो स्फीयर होते हैं, स्फीयर का कितना % पार्ट, मतलब कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है, स्फीयर का भी अपना वॉल्यूम होगा क्योंकि स्फीयर भी 3D पार्ट होता है, और जो यूनिट सेल है वो भी 3D पार्ट होता है। तो उस यूनिट सेल के अंदर यूनिट सेल का जो भी एरिया है, या एरिया नहीं कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, जो भी वॉल्यूम है उसका कितना पार्ट वॉल्यूम जो है स्फीयर ने ले रखा हुआ है। तो उन दोनों की जब रेशियो होता है, जब उसको हम आपस में डिवाइड करते हैं तो वो एक फ्रैक्शन निकल जाता है। तो जो यूनिट सेल के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं किस तरह से पैक हैं उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। आइए देखते हैं, सीखते हैं इसको कैसे निकालते हैं इसको। तो पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बच्चों होता है कि अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स निकाल लें और उसके बाद क्या करें हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से हम डिवाइड कर दें तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन पता चल जाएगा। अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं कैमरे को, ठीक है, अब विजिबल होगा, ओके। तो इस तरह से ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि करके कि BCC CCC यानी कि CC नहीं, सिंपल क्यूबिक में और बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में कैसे निकलेगा, ठीक है, उसमें हम क्या करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारे पास वो है SCC के बारे में, यानी इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव क्लोज पैकिंग के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रिमिटिवली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सिंपलेस्ट होता है हमारे पास जो यूनिट सेल होती है कुछ इस तरह से होती है। तो 1 2 3 4 ये आ गया हमारे पास। इनपे हम चारों तरफ क्या कर देते हैं, एटम फिक्स कर देते हैं, एटम्स फिक्स कर देते हैं। तो अगर मैं ये तो हमारे पास समझाने के लिए कि ये एक बात हो गई, लेकिन जो इसका रियल जो पिक्चर बनती है वो इस तरह से बनती है। मैं बनाता हूं, इस तरह से कुछ इमेज बनती है, ठीक है ना। सेम वही इमेज बनी हुई है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको बनाने का मेरा मकसद क्या था समझाने का, कि आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो एटम्स होते हैं आपस में टच होते हैं, जबकि यहाँ पर हमने दूर दूर बना रखे हैं। दूर दूर बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो एटम्स हैं या जो स्फीयर्स हैं आपस में कुछ इस तरह से टच होते हैं, इस तरह से क्या होता है, टच होते हैं। मैं इसको और भी सिंपल समझा देता हूँ, कुछ इस तरह से टच होते हैं, ये रहा। अब इसी के पीछे अगर और भी टर्म्स फिक्स हो जाएंगे, जैसे पीछे बना हुआ है, तो चूंकि इसको 3D दिखाने के लिए टेढ़ा टेढ़ा बनाना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि इसके जस्ट पीछे बनते चले जाते हैं, तो ये जो है पीछे की तरफ और अंदर चला जाएगा या आगे तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी जो A और A होते हैं, यानी कि इनका जो लेंथ होती है एक A मान लेते हैं, लेकिन लेंथ किसके बराबर होती है, वो A जो होता है यहाँ पर अगर देखूंगा
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है या जिसको हम रेडियस बोलते हैं वो r हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 2r के बराबर होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू हमारे पास 2r के बराबर होगा। मैं इसलिए a की वैल्यू यहाँ पर आपको निकाल रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है देखिए जरा, देखिए जरा। अब होता क्या है, टोटल वॉल्यूम के लिए हमें करना क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इस तरह से निकलता है किसी भी यूनिट सेल में कि यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग जो स्फीयर्स हैं उसका वॉल्यूम हम निकाल लें तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता चल जाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि पहले हमें एक वॉल्यूम एक स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हमें उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये निकालने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कैसे, उसमें जाके देख सकते हैं कैसे निकलता है। तो उसके लिए क्या होता है z, यानी कि z वो वैल्यू है जो यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं ये निकालता है। तो चूंकि यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चूंकि यहाँ पर चारों तरफ आठों कोनों में, ऐसे 8 कोने होते हैं यहाँ पर, 8 कोनों में 8/8 पार्ट ही एटम का पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि सभी कोने पर 1/8 पार्ट ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है यूनिट सेल के अंदर। और कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 8। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स टोटल आता है 1। तो मैं यहां लिखूंगा यानी कि z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब में इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो z की वैल्यू आई हमारे पास 1। ठीक है, तो z 4/3 पाई आर क्यूब, a क्यूब की हमारे पास वैल्यू आई है 2, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास 2r। तो a की वैल्यू जब 2r है तो यहां पर a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 2r क्यूब। बस हमें अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम करेंगे क्या, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये 8r क्यूब में ले सकता हूं। तो ये होगा क्या, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 2 सा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ बचेगा सिर्फ और सिर्फ पाई अपॉन 6। अब इसकी वैल्यू आप रख करके इसको सॉल्व कर सकेंगे। जब इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो वापस आएगा 0.524। देखिए ये तो हमने निकाली है एक के अंदर, यानी कि हमने इस यूनिट सेल को हमने एक मान लिया है और उसमें ये जो वैल्यू आई है उस एक के बिहाफ पर आई हुई है। अगर इसको हम एक के बजाय 100 मान लेते हैं, अगर इसको हम 100 मान लेते हैं तो हमें इसमें 100 से और मल्टीप्लाई करना होगा। कुल मिला करके हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52.4%। परसेंटेज में यानी कि जो सिंपल जो क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक सेल होता है, उसमें क्या होता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो स्फीयर्स होते हैं, उस जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल के अंदर जो टोटल वॉल्यूम होता है उस टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 52.4% ही स्फीयर्स कवर कर पाते हैं। ये हमारे पास सिंपल वाला हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, अगर ये समझ में आया हो तो हम इसी तरफ से आगे वाला भी हम देखेंगे। एक बार फिर समझाते हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर हमें जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होता है उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम निकालते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए हमें पहले एक स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स या स्फीयर्स हैं। ठीक है, एटम्स स्फीयर का ही फॉर्म होता है। तो जब हम ये निकाल लेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता चल जाएगा। उसके बाद हमें निकालना होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वो भी किसके फॉर्म में, ए और आर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके फॉर्म में निकालना होता है। जब ए और आर के बीच में रिलेशन रख करके हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, वापस आराम से ये इसको सॉल्व कर लेंगे, वापस आराम से वैल्यू पता चल जाती है। कुछ भी नहीं करना होता है, बस सिंपली इस फॉर्मूले में हमें सारे वैल्यू रखनी होती है, उसके बाद सॉल्व करना होता है, बस इतना करना होता है। आइए देखते हैं दूसरे बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में कैसे निकलेगा, देखते हैं एक एक करके।
ओके फाइन। तो हम बात करते हैं सीधा फेस सेंटर्ड के बारे में। फेस सेंटर्ड का हम जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर हम निकाल लेंगे। फेस यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन पहले लिखना चाहिए था। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर भी सेम हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा, यानी कि पी एफ इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर्स, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, एक फिगर बनाना है। फिगर बनाता हूं, ध्यान देखिएगा। फिगर में कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, फिगर में चूंकि हमें पढ़ना है फेस सेंटर्ड के बारे में, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमको। ये ना हमें करना क्या है इसमें, हमें देखिएगा, नाम इसको हम ले लेते हैं, यहां पर है। अगर हम सभी में एटम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसका नाम हम लेते हैं ए बी एंड सी, चूंकि ये फेस सेंटर्ड का है, फेस सेंटर्ड हम लिख रहे हैं, तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि सभी फेसेस पर एक एक एटम होता है, सभी फेसेस पर 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि एक आगे एक पीछे और चारों तरफ। तो हमें क्या करना है, एक साइड का हम निकाल लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसको इधर से ज्वाइन करूंगा तो इसके बीच में एक आना ही है, एक एटम, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें इसकी बिहाफ पे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे रख लेते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद अब देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जब ये एटम्स आ जाते हैं ना ये बीच में, तो ये जो है एटम्स आपस में दूर जाता है, ये वाले। तो हमें करना क्या है, इसको आपस में कुछ इस तरह से जोड़ देना है, ये वाला, यानी कि ए और सी, ये बी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, तो वापस ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें कुल मिला करके इस ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी राइट एंगल ट्रायंगल से अगर निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम निकालेंगे। तो हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू भी ए है और ये वैल्यू भी ए है और दोनों की वैल्यू हमें रखनी है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर ले सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 में हो जाएगा, रूट 2 में हो जाएगा, और ए स्क्वायर का ए हट जाएगा। क्योंकि जो है इसको हम जब रखेंगे तो वापस ये रूट 2 इज 2, रूट 2 होता क्या है, 2 की इक्विवेलेंट होता है, तो हमारे पास एक हट जाएगा और एक बचेगा। तो ए सी वैल्यू हमारे पास आती है रूट 2 है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखिएगा एसी की वैल्यू हमें रखनी है। अब एक बार एसी की वैल्यू हमने निकाल ली है। एसी की वैल्यू जो है, अब हमें ए की जो वैल्यू होती है वो ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना होता है, तो वही वैल्यू यहां रखनी होती है। हमें आर भी निकालना है, तो आर के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि ये 2r की इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर मैं आर और आर लिख लेता हूं, जो कि 2r की इक्विवेलेंट होगा। फिर यहाँ पर भी आर है, ठीक है। तो लिटरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू 4r आया, ए सी इज इक्वल टू 4r आया, यानी कि r प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो जब इसके बीच में हम रिलेशन रखेंगे, अगर यहाँ विजुअल है तो, यहाँ विजुअल है तो आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, मैं लिखूंगा यहाँ पर 4r इज इक्वल टू रूट 2a। जब a के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4r अपॉन रूट 2a आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। हमें वही वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है, वही वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, यानी कि एक वैल्यू हमें पता चल गई है। अब सबसे पहले तो इसको हम इस फॉर्मूले को सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर करना क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम है वो z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम आएगा हमारे पास a क्यूब,
ठीक है, ए क्यूब की ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, हमें करना क्या है, जेड की वैल्यू, ये एक्चुअली जेड है, ये क्या है, जेड है, जेड हमें निकालना है। तो जेड के लिए हमें करना क्या होगा, जेड के लिए हमें करना है 1/8 इंटू 8, चूंकि फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में सभी फेसेस पर एक एक एटम होता है और वो सभी एटम आधे आधे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं यूनिट सेल में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/6 इंटू एक्चुअली 1/2 इंटू 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 = 4 हो जाती है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो यहाँ पर हम रखेंगे, इसकी जेड की वैल्यू रख लेंगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 4r/√2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। इसको काम करते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको वैल्यू रखते हैं, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर 64r³ में √2 आएगा यहाँ पर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है ना, तो ये डिवाइड होकर के 32 ही बचेगा। तो यहाँ पर हम सीधा रख सकते हैं 32r³ ये √2 रख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत भी नहीं चाहिए। ये से ये कट जाएगा, यानी कि r² r³ से r³ कट जाएगा सीधा सीधा। फिर उसके बाद ये 4 × 16 और 16 × 32 ये कट जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगा और √2 ऊपर चला जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इसको इंडायरेक्टली यहाँ पर √2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 6, √2 पाई अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414 इंटू पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.74। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो 0.74 आई हुई है वो 1 के बिहाफ पे आई हुई है, यानी कि यूनिट सेल की जो टोटल वॉल्यूम होता है उसको हम 1 मान चल रहे होते हैं। तो जब इसको हम उसको 100% मान लेंगे तो इसमें भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जब हम मान लेंगे तो 74% ये आ जाता है, यानी कि जो यूनिट सेल होता है उसमें जो स्फीयर्स होते हैं, स्फीयर्स टोटल वॉल्यूम का, यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का 74% ऑक्युपाई कर रखा होता है, यानी कि उनका पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा आता है, ज्यादा डेंस होता है वो, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। आई होप कितना सुन में आया हो आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं बॉडी सेंटर की तरफ। बेस सेंटर इसको कॉपी कर लीजिएगा, कुछ भी लेंदी नहीं है इसमें, कुछ भी लेंदी नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ए की वैल्यू जो होती है वो ए और आर के बीच में रिलेशन होता है, तो वही वहां पर हमें रखना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर के बारे में, है ना। किसका क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है ना। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, सेम वही फॉर्मूला यहां पर भी होगा, सेम वही फॉर्मूला, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हमें लिखना होगा यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे यूनिट सेल का लिखने की बहुत वो नहीं है, क्योंकि एक ही यूनिट सेल होती है, जो कि हम एक यूनिट सेल मान चल रहे होते हैं, एक ही यूनिट सेल नहीं होती है, एक यूनिट सेल मान चल रहे होते हैं। उस एक यूनिट सेल के अंदर हमें जो स्फीयर्स हैं उन्होंने कितना % पार्ट या कितना जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसका वो हमें निकालना होता है, इसके भी होते हैं। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने टोटल लिखा है तो बहुत सारे होंगे, है ना, ठीक है ना। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई में करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला आएगा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में a क्यूब, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू
ये हर बार आपको याद रखना है, ये आपको हर बार याद रखना है, ठीक है ना। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास ये यूनिट से बनाते हैं हम, ठीक है। इसको फिर से हम जोड़ लेते हैं, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने हर तरफ यहां पर भी हमने एटम्स लगा रखे हैं, ठीक है। यहां पर जो है ए वैल्यू दे रखी है, इसको भी हमने आपस में जोड़ रखा है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर के लिए हमने यहां पर इस यहां से यहां दे रखा है, यानी कि ए से डी को जोड़ रखा है। ये ए बी हो गया, वो सी हो गया, ठीक है ना। ध्यान देना, ध्यान सुनना। अब क्या है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर्ड में एक एटम यहां पर आएगा, अब सिर्फ एक एटम आएगा, ठीक है। और ए सी की वैल्यू हमें, अब चूंकि एडी की वैल्यू यहां रखनी है, हमें क्या करना है, एडी की वैल्यू रखनी है। एडी वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकलती है, पहले हमें एसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से हमें एडी वैल्यू निकलेगी। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कैसे निकलता है। क्योंकि अभी हमने पिछले ही टॉपिक पर जो हम फेस सेंटर बता रहे थे, तो फेस सेंटर के लिए हमारे पास आया था रूट 2a, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा रूट 2a, और जब हम इसी वैल्यू को एडी के लिए हम रखेंगे, इसी वैल्यू को जब हम एडी के लिए रखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, AC स्क्वायर प्लस ये एडी हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू हो गई पीछे की, और ये एक वैल्यू इधर हो गई, ठीक है ना। तो हमें कुछ इस तरह से ध्यान देना है कि अगर मैं इसको हटा दूं समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं हटा दूं, तो कौन कौन सी वैल्यू रखनी है आपको समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है ना। इसको मैं उठा करके मगर ऐसे सीधा कर दूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल आसान से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर AC प्लस BC हमें रखना होगा, BC स्क्वायर, है ना। तो BC की वैल्यू हमारे पास आएगी A, ये आएगी, तो ये तो A ही आएगी। AC की वैल्यू हमारे पास आएगी रूट 2a स्क्वायर, रूट 2a, ठीक है ना। AD इक्वल टू हमारे पास आएगा, हम यहाँ पर रूट 2a प्लस यहाँ पर आएगा A, क्योंकि स्क्वायर अगर हम इसको रखेंगे, ठीक है ना, तो AD की इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर AD की वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AD की वैल्यू हो जाएगा रूट 3a आ जाएगा, ठीक है। ये AD की वैल्यू आ गई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप ये तो हमारे पास अभी AD की वैल्यू आई, यहां पर एक चीज और है, यहां पर AD की वैल्यू में अगर हम ध्यान देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह है, 1 2 और 3, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहां पर ये R, यहां पर भी R, यहां पर भी R, यहां पर भी R, यानी कि टोटल जो है वो 4R है, ठीक है, जो 4R है। तो अगर मैं ये AD की वैल्यू 4R रख दूंगा, 4R इक्वल टू रूट 3a, तो A की जो वैल्यू है वो आएगी 4R अपॉन रूट 3। ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखो यही A की वैल्यू में यहां रखनी है। Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू देखिए जरा, Z की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अब देखिए ध्यान देखिएगा कि Z में हमें बार बार, तो देखो यहां पर हमें तो फिगर वही बार बार बनाना है, फिगर तो बार बार वही बनाना है ना, कुछ इस तरह से हमें बार बार बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गए। ये 8 वो एटम्स हैं जो इस यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 पार्टी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 1/8 इंटू 8 प्लस, अब जब ये यहां से यहां पर आया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर एक एटम यहां पर भी बनेगा जो कि यूनिट सेल के बीचों बीच आएगा, तो +1 लिख लेता हूं मैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 = 2 आएगा, यानी कि Z की जो वैल्यू आएगी आ गई है वो वापस कितनी आई है, 2 आई है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे इसका, तो Z की वैल्यू आएगी 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन में एक क्यूब की वैल्यू है 4R। अब देखो 4R अपॉन रूट 3, 4R अपॉन रूट 3
इसको हम यहीं पर चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ पर लिखेंगे हम 64r³ √3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, √3 से √3 कैंसिल, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 4 4 2 8, अब 8 28 64 होता है, ये 8 इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर बचा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा √3 पाई अपॉन में 8, √3 पाई अपॉन में 8। √3 की वैल्यू होती है 0.732 इंटू 3.14 अपॉन में 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.64, क्योंकि ये एक के हिसाब से वैल्यू आई हुई है, यानी यूनिट सेल को हमने एक मान रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 64%, जब हम इसको 100% मान के चलेंगे तो यानी कि पीएफ जो यहाँ पर आया वो कितना आया, 64% आ गया। यहाँ पर जो पीएफ आया हुआ है 64% आया हुआ है। आई होप कि इतना समझ में आया हो आपको, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, आई होप पैकिंग फ्रैक्शन अगर समझ में आ गया आपको, तो इसके बाद हम निकालने वाले हैं रेडियस के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। रेडियस देख लेते हैं, रेडियस कैसे निकलता है, कौन कौन सी रेडियस हमारे पास है, किसकी रेडियस निकालनी है हमें। जो वाइड्स होती हैं, वाइड्स का जो स्पेस होता है वो कितना स्पेस रह जाता है वो हमें देखना है, और वो हमें रेडियस के हिसाब से निकलेगा। पहले हमें रेडियस के देखनी है कैसे निकलेगा, देखते हैं आके। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और इसके बारे में रिवाइज कर देना चाहते हैं कि जब भी आप सिंपल के बारे में बात करेंगे, एससीसी के बारे में बात करेंगे, फिर एफसीसी के बारे में बात करेंगे और बीसीसी के बारे में बात करेंगे, किसके लिए, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। तो वहां पर जो ए की वैल्यू जो होगी वो यहां पर कुछ इस तरह से होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ए की वैल्यू होगी वो ध्यान दीजिएगा। आर की जो वैल्यू होगी, पहले हम आर लिख लेते हैं फिर ए लिख लेते हैं, है ना। आर की यहां पर जो वैल्यू होगी 2r होगी, वो चेंज हो जाएगी 2r³ में, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं। वो यहां पर हो जाएगा 8r³ में चेंज हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आ रही है, 8r³ में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब एक काम करते हैं, यहां पर ऐसे लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, बाद में अगर आपने कॉपी में अब इसको लिखो तो कंफ्यूजन नहीं हो आपको, है ना। ये 2r हो जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 4r हो जाएगा, यहां पर भी 4r हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां पर जो एटम्स हैं कुछ इस तरह से आपस में जुड़ते हैं, यहां पर ये r हो जाता है। यहां पर जो एफसीसी है, तो एफसीसी जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एफसीसी को जो कि फेस सेंटर्ड होता है, तो फेस में हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा 1 2, ठीक है। एक काम करते हैं, फेस को बना लेते हैं आपके लिए, जिससे कि इजी हो जाए समझने के लिए अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है ना। इस तरह से, ठीक। अब इसके बाद हमें बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है। तो यहां पर ए, ये सी, ये रहा बी, ठीक। तो यहां पर जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ये आर, ये 2r, ये r इक्वल टू 4r आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर 4r कैसे आएगा, यहां पर डायगोनल जो होता है इस तरह से आता है, 1 2 और यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 3। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी r, ये 2r और ये r इस तरह से बनता है, ठीक। और यहाँ पर जो डायगोनल आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ये इसकी बात करता है, मैं यहां से ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये इसकी बात करता है, यहां की बात कर रहा है,
ए और डी, यहां पर जो एटम्स होगा वहां उसकी बात करता है। ठीक, ओके फाइन। अब हमें करना क्या है, यहां पर ए की जो वैल्यू है, ठीक है, हम थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। ए की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी यहां पर हो जाएगा 2r क्यूब। अगर 2r के क्यूब में जाएंगे हम तो चूंकि ये ए क्यूब की वैल्यू निकाल जाएगा ना, ए क्यूब की वैल्यू बाद में नीचे होती है, तो हमारे पास आएगा 8r क्यूब। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आती है 4a तो रहता ही है, यहां पर ए की वैल्यू आती है √2a। जब उसको कन्वर्ट करते हैं ए के फॉर्म में तो 4r/√2 हो जाती है, और फिर ए क्यूब की में जब कन्वर्ट करेंगे तो 4r/√3√2 क्यूब हो जाती है। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर क्या होता है, यहां पर ए की वैल्यू जो होती है वो आती है √3a, यहां पर आती है √3a, और यहां पर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4r/√3, और जब एक क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो वापस हो जाएगी 4r/√3 का होल क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब जब इसको हम उस फॉर्मूले में रखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो सारा हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ये टेबल बना लीजिएगा साफ सुथरा अपनी कॉपी में, और क्लियर हो जाएगा ये आपका इजीली। चलिए ठीक है, ये आई होप कितना क्लियर हो गया आपको, इतना समझ में आ गया हूं। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बाइट्स के बारे में, ठीक है। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बाइट, हमारे पास दो बातें हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। आइए बात करते हैं इस बारे में। यहां पर मान लीजिए मैंने स्फीयर बनाया ऐसे, ठीक है, स्फीयर बनाया, तो देख रहे हो आप यहां पर एक वाइड बनता है, ठीक है। जब ये वाइड बनता है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर करना क्या है, हमें एक छोटा सा बेबी सा छोटा नन्ना मुन्ना सा एक स्फीयर बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हम बना देते हैं, एक बेबी सा। यहां पर हमने क्या किया, इसके सेंटर्स को हम आपस में मिला लेते हैं, सेंटर्स को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं आपस में ऐसे, ठीक, ये रहा, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, इसकी रेडियस को हम नाम देते हैं r, इसकी रेडियस को नाम देते हैं r, और इधर भी r, इधर भी r, जबकि यहां पर हम छोटा सा r, यहां पे छोटा सा r हम नाम देते हैं। आई होप कि यहां विजुअल है, विजुअल होगा, ठीक है। देखो ध्यान देखना एक चीज को, कि आपको एक बात का यहां पर साफ साफ ध्यान देना है, ध्यान इस बात का देना है कि कहां पर r लग रहा है और कहां पर कैपिटल R लग रहा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में, ऑक्टाहेड्रल बाइट के बारे में, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल बाइट के बारे में, ठीक है। कैसे ऑक्टाहेड्रल बाइट, अब देखिए यहां पर ये हमारे पास ये हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल से जब लिखेंगे तो यहां पर हमारे पास नाम आएगा, नाम के लिख लेते हैं हम ए बी और इधर सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, ए सी के लिए हमारे पास है आर प्लस आर यानी कि 2r का स्क्वायर, बी सी के लिए हमारे पास है r प्लस r, फिर प्लस में r प्लस r, यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r प्लस r का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 4r स्क्वायर अपॉन में 2, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं r प्लस r का होल स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर हो रहा? ये क्या होगा, ये कट जाएगा, कटने के बाद ये होगा 2r² इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो एक बात बताइएगा कि क्या मैं इस 2r को ये लिखा हुआ है एक्चुअली 2r² को क्या मैं √2r² नहीं लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि √2r का होल स्क्वायर इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहां पर आएगा √2r इक्वल टू r प्लस आर, जितना बचेगा। जब ये r इधर आएगा तो ये आएगा √2r, सॉरी यहां पर आएगा माइनस r इक्वल टू r। जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारे पास √2 माइनस 1 r माइनस इक्वल टू r। अब ये √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.414 माइनस 1 r इक्वल टू r। ठीक है, अगर इतना विजिबल है तो हम यहां पर आगे लिख लेते हैं। तो जब हम 1.414 माइनस 1 r इक्वल टू r, इतना हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी r इक्वल टू 0.414 r। यह बस वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, यानी कि r की जो वैल्यू होगी यहां पर r की जो वैल्यू होगी वो 0.414 r आती है। जब हम r की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू r को दर्शाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाइड के बारे में। जो नेक्स्ट वाइड हमारे पास है वो जो है टेट्राहेड्रल वाइड और एटम्स के रेडियस के बीच में है। एक्चुअली ये जो रेडियस है ये हमारे पास ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, और ये एटम्स। यहां जो है रिलेशन बताया जा रहा है आपको, यहां जो है रिलेशनशिप बिटवीन octahedral वाइड, सॉरी बिटवीन रेडियस ऑफ octahedral वाइड, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ एटम और स्फीयर्स। ठीक है ना, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ एटम्स और स्फीयर्स, जो कि यहां पर कैपिटल R में होता है। ठीक है, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं, यहां पर सिंपली कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, वेयर r इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वाइड का जो रेडियस होगा, और कैपिटल R जो होगा वो एटम्स और स्फीयर्स का रेडियस होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आगे बात करते हैं। यहां तक हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के बारे में। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले इसको अगर आप कॉपी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ी वीडियो में बोरिंग लगने लगता है ना, आप लोग फिर छोड़ के भागने लगते हो। तो बस एक टॉपिक और कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी वीडियो में क्या होता है कि बच्चे बहुत देर तक बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे टॉपिक कवर करता रहूंगा ना, तो फिर कवर ही होता रहेगा, है ना। और वीडियोस को बनाना, एडिट करना, फिर पोस्ट करना बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए सारे जब जो टॉपिक्स होते हैं मैं कवर अप कर देता हूँ, सब अप कर देता हूँ, है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देख लेंगे और उनके काम का हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेट्राहेड्रल वाइड रेडियस ऑफ, यहां पर
रेडियस ऑफ, लिख लीजिएगा, टेट्राहेड्रल जिसको आर कहते हैं, एंड रेडियस ऑफ एटम्स स्फीयर्स, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी समझदार के लिए इशारा काफी है ना। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना पड़ता है। फिगर हमें किस चीज का बनाना पड़ता है? बॉडी सेंटर्ड के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। ये रहा, यहाँ हमें ये एक यहाँ बनाना पड़ेगा, वही सेम पुराना वाला यहाँ बनाना पड़ेगा। बॉडी सेंटर के लिए यहाँ पर आएगा, है ना, और यहाँ पर हम नाम देते हैं ए बी सी और यहाँ डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको ए सी की वैल्यू पहले से पता है। ए सी वैल्यू हमारे पास है √2a, ए सी वैल्यू हमेशा √2a निकलेगी, और ए डी की वैल्यू हमेशा √3a निकलेगी। ये याद रखिएगा। अब चूंकि अगर हम एसी की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एसी में जो है एटम्स हैं, जो एटम्स है उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि उसके रेडियस की हमें बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर बीचों बीच एक एटम, इसको हम दूसरी कलर से बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पर एक बीचों बीच दूसरा एटम आ जाता है, फिर दूसरा आता है, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ 4, इस तरह से आते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से एटम्स ये फिक्स हो जाते हैं। इस तरह से आता है। तो आप देख रहे हो कि अगर बॉडी से यहाँ पर ये इसका डायगोनल बनेगा, तो आप देखोगे कि ये एटम ए और सी और ये रहा बी, तो ए सी और जो एटम है वो आपस में टच हो रहा है। ए सी का एटम जो है वो आपस में टच हो रहा है, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, उसको हम ऐसे बना सकते हैं 1 और जो है 2, ये ना, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 2 3 4 और ये रहा 5। हमें ध्यान देना है सिर्फ 1 2 3 4 और रहा 5, इनको ध्यान देना है। तो ये जो होगा, ये जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर, ये भी जो रेडियस होगी वो होगा कैपिटल आर, ठीक है। ये जो रेडियस होगी वो होगा कैपिटल आर, और यहाँ ये जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल आर और स्मॉल आर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। स्मॉल आर स्मॉल आर में चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है इसको हम मान चलते हैं, या ऐसा होता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं आगे, क्योंकि ये आपस में टच नहीं होते हैं। जो आपस में टच होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल आर कैपिटल मान चलते हैं। जो जहां टच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से डिस्टेंस आ जाती है, उसको हम स्मॉल आर मानते हैं, ठीक है ना। इतना ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी कि AC की वैल्यू हो जाती है 2R, ठीक है ना। अभी इसको हटाते हैं, ध्यान रखिएगा। AD की वैल्यू जो होती है, AD की वैल्यू जो होती है √3a होती है। AC की वैल्यू वही। अब जब इसको हम एक मतलब R के फॉर्म में रखेंगे, R के फॉर्म में रखेंगे तो R की वैल्यू आती है √2a/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी a/√2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले बारे में। तो हमारे पास AD की वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू जो है यहां पर लिख लेते हैं। AD की वैल्यू हो गई है √3a, और दूसरी AD की वैल्यू हो गई है, ये रहा, इस तरह से। तो ये आएगा R+R, ठीक है, और R+R, तो ये हो जाएगा AD की वैल्यू हो जाएगी 2R+R, ठीक है। तो जब इसको हम यहां रखेंगे AD की वैल्यू में, तो यहां पर कुछ इस तरह से आएगा, R+R इज इक्वल टू √3/2a आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक, कोई दिक्कत? चलो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। अब हम करते क्या है, यहां पर हमारे पास जो है, अब हम करते क्या है, डिवाइडिंग इक्वेशन
नंबर 2 बाई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमें करना क्या है, r प्लस आर अपॉन में ये r की वैल्यू आई हुई है ना, तो ये हमें करना है। तो r प्लस आर की वैल्यू होगी √3a अपॉन 2 इंटू ए अपॉन में a अपॉन √2। ये हम लिख सकते हैं, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा √2। तो हमारे पास r प्लस आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3a अपॉन √2, बस इतना आएगा, इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमें करना क्या है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें अगर ध्यान देखना कि इस वैल्यू को, यानी कि यहां लिख लेता हूं, r प्लस आर अपॉन में r को मैं क्या 1 प्लस आर अपॉन आर ले सकता हूं क्या, क्योंकि ये वैल्यू इसी की इक्विवेलेंट होगी, ये वैल्यू इसी की इक्विवेलेंट होगी। ठीक है ना, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू यहां पर लेता हूं 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू √3 अपॉन √2। ये वैल्यू 1 इधर जाएगा, तो r अपॉन आर इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 -1 आएगा। ठीक है, अगर नीचे विजिबल है तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, r अपॉन आर इज इक्वल टू ये √3 माइनस √2 अपॉन में √2 आएगा। ठीक है, यहां पर फिर से मैं और लिख लेता हूं, इसको मैं हटाता हूं यहां पर अभी। तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, तो r अपॉन आर इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन में फिर लिखेंगे 1.4414। तो जब इसको हम रखेंगे तो वापस आएगा 0.225 और ये उधर चली जाएगा, तो r इज इक्वल टू 0.225 r आता है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू पता चल जाती है। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू निकल आती है। तो हमारे पास हमने देखा टेट्राहेड्रल के रेडियस और एटम्स के बीच का रिलेशन ये रहा। ऑक्टाहेड्रल और एटम्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारे पास आता है r इज इक्वल टू 0.414 r, ये इतना आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमने आज वीडियो सीखा कि पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का और एफसीसी का कैसे निकलता है वो भी हमने देखा हुआ है। और हमने देखा कि टेट्राहेड्रल और एटम्स के बीच का जो आर मतलब की रेडियस का जो रिलेशन होता है वो कैसे निकलता है और कितना होता है, और ऑक्टाहेड्रल के जो रेडियस होता है और एटम्स का जो रेडियस होता है उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है वो हमने सीखा। इसको अगर कोई भी चीज मिस हो गई हो या समझ में नहीं आई हो तो उसको अगर वीडियो को फिर से देखेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हम आगे की वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसको हम सॉल्व कराएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे जो हम एग्जाम्स फेस करते हैं उसमें क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कैसे आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और उनसे भी फीडबैक मांगिए इसके लिए। थैंक यू सो मच।